रहे हैं यूपी का रण और आखिरी चरण। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। चंदौली की चौकिया विधानसभा, सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज और दुधगी विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। बाकी 51 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए प्रदेशवासियों से मतदान करने की भी अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज अंतिम चरण है और सभी सम्मानित मतदातागण राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट माफियावादियों, दंगावादियों और घोर परिवारवादियों से आपके प्रदेश को बचाएगा, तब पहले मतदान करें फिर जलपान करें। ये ट्वीट क्या है? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लगातार हम 7वें चरण की बात करें जो कि काफी अहम माना जा रहा है। पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश की गई और पूर्वांचल का ये 7वें चरण का जो मतदान है ये इन चुनावों में काफी अहम है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जनार्दन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ नावेद शिकोह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और उसके बाद सबसे पहले नावेद जी मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूं मैं 7वें चरण का मतदान काफी अहम माना जा रहा है और अगर हम यहाँ पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो काफी हावी भी रहा है। इसको लेकर सबसे पहले तो क्या कहना है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूर्वांचल का मतदान होना है या जो यहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा है और ये 2022 के चुनावों के लिए काफी ज्यादा अहम है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण फेज है और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस फेज में हर दल ने बहुत अपनी जान लगा दी है। खासतौर से प्रधानमंत्री जी जो देश के बहुत बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी सबसे शीर्ष नेता हैं, उन्होंने जितनी मेहनत की है और जितनी जनसभाएं की हैं, जिस तरीके से वो पब्लिक के बीच में गए, जिस तरीके से वो मंदिर दर्शन करने के लिए गए हैं, उनकी इस दौरों से और उनकी उस सभाओं ने इस फेज को, खासतौर से वाराणसी को के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसको बहुत महत्व और ज्यादा उसका महत्व बढ़ा दिया है और इसलिए सबकी निगाहें इस फेज के ऊपर हैं। और समाजवादी पार्टी का भी आज के जितने अलग अलग फेसेस, आज के फेज में जो अलग अलग विधानसभा चुनाव हो रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के, उसमें कई जगह एक अच्छा गढ़ है समाजवादी पार्टी का भी। बीजेपी का अपना हिंदुत्व का एजेंडा भी है, यहाँ से जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से वहां पर विकास कार्य हुआ है इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा प्रधानमंत्री का एक लोकसभा क्षेत्र होने के नाते पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार ने उसको चमकाने में और उसकी जनता को प्रभावित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए 5 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, नाराजगी भी है और जिस तरीके से सपा ने भी वहां मेहनत की है। ये जरूर है कि भाजपा का एक बहुत बड़ा अमला, उनकी केंद्र के बहुत बड़े बड़े नेताओं का एक जमघट लगा रहा, उनका प्रचार होता रहा। ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी जो टक्कर दे रही है बीजेपी को, उसके इकलौते बड़े नेता अखिलेश यादव ने भी बहुत मेहनत की और उनकी मदद के लिए ममता बनर्जी भी यहाँ पर आई और उन्होंने दौरा किया और तमाम राजनीति भी उस बात को लेकर हुई, क्योंकि ममता के आने के बाद में कई लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए, उसके ऊपर तमाम बयानबाजी हुई। इन सारी चीजों के साथ में जहां पर हम लोग इस चुनाव को, इस पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बाइपोलर मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि भाजपा से समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सीधी टक्कर है, लेकिन इस बात को हम नहीं भुला सकते कि जैसे आज ही कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस की भी अपनी मौजूदगी जरूर है, बसपा का भी अपना अस्तित्व है, इसलिए आज बड़ा दिलचस्प और बहुत करारा चुनाव हो रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र से जो खबरें आ रही हैं, लोगों का उत्साह है, लोग वोट डाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा की आज ये कोशिश रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मामला इससे जुड़ा हुआ है, उनकी जनसभाओं का और उन्होंने जितना समय दिया है उसका मामला जुड़ा हुआ है। तो भाजपा की ये दिली ख्वाहिश होगी कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। अगर प्रधानमंत्री के लोकसभा के जो विधानसभा क्षेत्र है, अगर बहुत अच्छा वहां वोट प्रतिशत नहीं होता है, जो भाजपा के लिए ये चिंता का विषय होगा, क्योंकि वहां की जनता में प्रधानमंत्री जी को लेकर एक बड़ा उत्साह सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएम बहुत लोकप्रिय नेता है और प्रधानमंत्री को लेकर ये कहा जाता है कि आज की तारीख में उनसे ज्यादा लोकप्रियता किसी भी नेता की नहीं है। और जिस तरीके से उनके लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है,
जनता के बीच में गए हैं, उनकी योजनाएं भी कार्यान्वित हुई हैं, मंदिर भी बना है, कॉरिडोर का भी अपना एक नेशनल एक बड़ा इशू बना हुआ है जिसकी कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं, आस्थाओं का सवाल है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री के लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र है उसमें बहुत अच्छा वोट पड़े, इसकी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। और उसी के मद्देनजर जैसा कि आपने बताया कि ट्वीट भी किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से। जी नावेद जी, बिल्कुल वापस आती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ जनार्दन मिश्रा जी भी जुड़े हुए लगातार वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे। जनार्दन जी, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, कई बाहुबली भी आज चुनाव लड़ रहे हैं, मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। आप ये कितना इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं लगातार उन पर आरोप लगते हैं कि जब सपा की सरकार आती है तो गुंडा राज हावी हो जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं यहाँ पर कि जब बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा या बुरा? निश्चित रूप से देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं का इस बार जो चुनाव में भूमिका ज्यादा सक्रिय है और कांग्रेस पार्टी ने काफी फोकस किया महिलाओं पर, उन्होंने टिकट देने में भी और उनके लिए योजनाएं भी काफी चीजें की। और महिलाओं के लिए वोट करने का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो महंगाई और कानून व्यवस्था है। मैं पश्चिम के क्षेत्र में स्वयं भी और कई लोगों से मेरी बातें हुई, वहां पर ये स्थिति थी कि महिलाएं, उनका कहना था कि शाम को निकलना मुश्किल होता था भाजपा सरकार से पहले। तो उनको ये लगता है कि वहां पर कानून व्यवस्था काफी सुधार हुआ है और यही क्षेत्र, यही कुछ कमोबेश स्थिति सभी रूरल एरियाज में है। तो जहां पर महिलाओं को ये लगता है कि इस सरकार आने के बाद में उनको सेफ महसूस होता है, तो मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जो बाहुबलियों का आप नाम ले रही हैं, इन्होंने बड़ा एक नाम बनाया था और जिस तरह से उन पर जो संगठित क्राइम है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जिस पर कार्रवाई की गई योगी सरकार में, तो वो एक बड़ा मैसेज दिया गया पूरी सोसाइटी को। और उस चीज में जो उनका एक इम्पैक्ट रहता था कि अगर वो खड़े भी हैं या वो जेल से भी लड़ रहे हैं तो भी जीत जाते, वो अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। वोटर जागरूक हो चुका है और देखिए, वो पक्ष में करे या विपक्ष में करे, लेकिन सोच समझ के वोट करने की अब प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे लगता है। जी, आज वापस आऊंगी मैं जनार्दन जी आपके पास। नावेद जी भी लगातार बने हुए हैं। नावेद जी, मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि जो लोग भाजपा से शामिल हुए हैं सपा में, ओम प्रकाश राजभर जो कि अपनी पूरी पार्टी, पहले भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, वो समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, ओम प्रकाश राजभर कितना इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे और कितना फायदा वो समाजवादी पार्टी को पहुंचा सकते हैं? मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहूंगी। इस बात पे कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार उसकी चल रही है। उनके पास में बहुत बड़े बड़े बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। अगर समाजवादी पार्टी, जिसके ऊपर तमाम आरोप इस बात के लगते रहे कि विपक्षी भूमिका में उसकी सक्रियता 5 साल तक नजर नहीं आई, उनके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी के ऊपर तमाम इस तरह के आरोप सभी लोग लगाते रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं से भी ये सुनने को मिला है कि हमारे नेता अखिलेश भैया सड़क पे ही नहीं निकलते हैं, तो हम क्या निकले, हम कैसे निकले। 5 साल तक विपक्षी भूमिका में तमाम सवाल उठाए गए, लेकिन उसके बाद अंतिम दौर में, चुनावी बेला में अखिलेश यादव की जो राजनीतिक परफॉर्मेंस सामने आई है उसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं और उनके अंदर एक राजनीतिक दक्षता जो नजर आई है, तभी आज हम कह पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे रहा है। भाजपा को आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर भाजपा का बहुत बड़ा जन समर्थन है, जहां पर हिंदुत्व है, जहां पर अयोध्या है, जहां पर काशी है, तमाम इस तरह की वहां मजबूत किले में एक समाजवादी पार्टी अगर चुनौती दे रही है। बिल्कुल नावेद जी, कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जीते कोई भी एक मजबूत विपक्ष इस बार जरूर मिलने वाला है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो आपने सवाल किया था कि राजभर जी जैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के ताकत थे, पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत की थी, उसका कारण ये था कि सिर्फ भाजपा जो है वो सिंगल हिंदुत्व के एजेंडे पे नहीं चली थी, उसने एक कॉकटेल तैयार किया था जिसमें जाति के समीकरण भी बहुत मजबूती से
बनाए थे, उसके तहत उन्होंने छोटी छोटी जातियों के उस नेताओं को अपने साथ में लिया था और एक बहुत मजबूत गठबंधन बनाया था। उसमें राजभर भी थे और भाजपा की जीत में इन छोटे जाति के जो नेता हैं उनकी एक बड़ी भूमिका थी। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से, चाहे उसमें मौर्य जी हो, चाहे वो सैनी जी हो, चाहे वो राजभर जी हो, इनको किस तरीके से तोड़ के ले आए और अपना मजबूत गठबंधन कर लिया। तो इस बात में कोई शक नहीं कि आज का जो फेस है उसमें जातियों का बड़ा समीकरण चल रहा है। और राजभर जी जैसे नेता जिनके समाज की अच्छी खासी बड़ी संख्या है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। राजभर जी के बारे में कहा जा रहा है भले ही वो अपनी सीट पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करें या नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जाति का जो वोट बैंक है इसको नकार नहीं सकते हैं। और अगर जिस तरीके से वो भाजपा को अपनी जाति का वोट जिस तरीके से दिला के एक प्रचंड बहुमत दिलवा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद समाजवादी पार्टी ये कर ही रही होगी कि जिस तरह से उनके पास जाति के अलग अलग के नेता जुड़े हैं, तो पिछली बार की अपेक्षा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी सपा गठबंधन की। जी बिल्कुल। जनार्दन जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप यहाँ पर कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो तमाम चीज़ें प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं ये यहाँ पर जब से एक्टिव हुई है, कहीं ना कहीं आप ये इसको समझते हैं कि इसकी वजह से कांग्रेस को थोड़ा बल मिला है, चूंकि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर महिलाओं के लिए टिकट में भागीदारी की, साथ ही साथ उन्होंने रोजगार और युवाओं के लिए रोजगार और साथ ही साथ युवाओं को बहुत सारी फैसिलिटीज उपलब्ध कराने के भी वादे अपने मैनिफेस्टो में किए हुए हैं। तो उन्होंने काफी कोशिश की है कि कांग्रेस का जो जनाधार है उसे वापस लाया जा सके, लेकिन भले ही वो बहुत हाई पिच पर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। यशी जी, निश्चित रूप से प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बार काफी प्रयास किया है और जो कांग्रेस की खोई हुई विरासत थी उसको वापस लाने के लिए काफी कड़ी मेहनत भी की है। लेकिन फिर वही चीज सामने आती है कि देखिए, चुनाव के करीब जो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता हैं वो काफी एक्टिव हो जाते हैं और फिर उसके बाद में ये चीजें एकदम स्लो डाउन हो जाती हैं या फिर देखने को कम मिलती हैं। जो मुद्दे हैं वो भी चुनाव के करीब ही उठाए जाते हैं, ऐसा खुद कांग्रेस में ही आप देख सकते हैं चीजों में। और सबसे बड़ी बात है जो मैं कई बार ये कह चुका हूं कि देखिए, राजनीति में जो सक्रिय लोग हैं, राजनेता हैं, उनके हार जीत से उनके एक पड़ाव हो सकता है कि वो इलेक्शन लड़ते हैं या हारते हैं या जीतते हैं। राहुल गांधी जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वो अमेठी से चुनाव वहां पर उन्होंने, अमेठी ने हमेशा उनको आशीर्वाद दिया, अमेठी ने उनको पार्लियामेंट तक पहुंचा, तो वो चुनाव हार गए तो वापस वो अमेठी नहीं गए जी। और उसके बाद में अभी चुनाव में वापस वो अपने लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, कहते हैं हमारी पारंपरिक सीट है, हमारी पारिवारिक सीट है। तो देखिए, जनता, मैं फिर से कहूंगा, अब जागरूक है और जनता इतनी चीजें समझ रही है और उन पर एक आरोप भी लगता रहता है कि वो पर्यटन वाली पॉलिटिक्स करते हैं, वो घूमने आते हैं उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी ने जब शुरुआत में इलेक्शन को लेकर जब वो थोड़ा संजीदा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में ही एक अपना आवास बनाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई अभी स्थायी आवास के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। वो आती हैं, अपना कैंपेन करती हैं, जो उनका रूटीन होता है, उसके बाद वो चली जाती हैं। तो जनता को भी ये चीज समझ में आता है। देखिए, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इस समय वो कांग्रेस अगले पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रही है। वो अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए सबसे बड़ी चीज कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो लोकल ग्राउंड लेवल पे जो जनाधार था वो कहीं ना कहीं छूटता हुआ नजर आ रहा है। सभी को वो चीजें खुद कांग्रेस को भी पता है। तो वो अभी अगले इलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो उसी चीज पर, उन्हीं मुद्दों पर लड़ाई कर रहे हैं जो एक बड़े व्यापक मुद्दे हैं। लोकल मुद्दों को उन्होंने नहीं छुआ है। वो कानून व्यवस्था की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनके लिए पेट्रोल और महंगाई और ये सारी चीजें बड़ी चीजों पर लेकर जाते हैं। तो कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनको कहीं ना कहीं अभी भी यूपी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अगर वो अपने राजनीतिक दल को यहाँ पर पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है जनार्दन जी, मैं आपके लेकिन इस बात को जरूर समझना चाहूंगी। जैसे कि आपने बोला कि कांग्रेस जो है यहाँ के जमीनी मुद्दों पर बात नहीं करती, जो और भी बातें होती हैं उन पर फोकस ज्यादा किया जाता है। तो अगर इसका हम उल्टा देखें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, तो क्या ये उतना जमीनी मुद्दों पर बात कर रही है? क्योंकि यहाँ पर भी अलग ही राजनीति चलती है। इसका जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। और यूपी का रण आखिरी चरण, लगातार हम आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू
अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। कण में जान, गोल्डी हिंग। पहाड़ की जनता ने किसे चुना? किसकी बनेगी सरकार? उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम आपको बता रहे हैं 7वें चरण के बारे में, जहां का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6 बजे तक रहेगा। कौन कौन से दिग्गज नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर का भी नाम शामिल है, साथ ही साथ दारा सिंह चौहान, मुख्तार अंसारी के बेटे, उनका भी वो भी चुनाव लड़ रहे। तो कहीं ना कहीं तमाम नेता ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा आज 7वें चरण पे दांव पे लगी है। वाराणसी में भी मतदान होना है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहां पर उन्होंने काफी चुनाव प्रचार प्रसार भी किया। तो 7वां चरण जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। जनार्दन जी, मेरा आपसे सवाल था ब्रेक पे जाने से पहले, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए यशी जी, आपका बिल्कुल सवाल सही है कि पार्टियां जो 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 बेसिक मुद्दे हैं, जो सबसे जरूरी मुद्दे हैं, उनको नजरअंदाज करके जो बड़ी मतलब भ्रम की स्थिति पैदा करने की एक बात करती हैं, जातिगत मुद्दे हो या फिर वो कोई ऐसी बात हो जिससे जो मौजूदा स्थिति है वो इस समय उसको नजर ना आए। उनमें सबसे बड़ी चीज है महंगाई से हर एक व्यक्ति परेशान है। उसके बाद जो है बेरोजगारी, युवा वर्ग जो है हमारा वो सबसे ज्यादा परेशान बेरोजगारी से है। तो इन 2-3 मुद्दों पर, कानून व्यवस्था को भी ले लीजिए, तो इन 3 मुद्दों पर इतनी बातें नहीं होती जितनी बातें आप राष्ट्रवाद को लेके कर लीजिए, जितनी बातें आप लाल टोपी और सांड को लेके कर लीजिए, जितनी बातें आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्रहार करिए जिसका कोई स्तर ही नहीं रह गया है। तो ये एक अभी भी देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी चीजें जो है कहीं ना कहीं सिमट के विकास की तरफ ही आ जाती हैं, और जनता हर बार यही प्रयास करती है और यही सवाल करती है कि विकास के लिए आपने क्या किया। और जो रिसेंटमेंट है, जो एक विरोध की बात कही जा रही थी कि जो सत्ता का विरोध होता है उत्तर प्रदेश में, हमेशा सत्ता परिवर्तन होता रहा है पिछले 40 सालों से लगभग, तो वो भी इसी को लेकर है कि जो विकास के आपने दावे किए थे, जो कानून व्यवस्था के सुधार के दावे किए थे, वो उतने पूरे नहीं हो पाए। तो ये राजनेताओं को और जो शीर्षस्थ राजनेता उनको जरूर समझना चाहिए कि आपके ये जो बयानबाजी है जिसका कोई स्तर नहीं रह जाता, उससे ज्यादा प्रभाव आता है कि अगर आप स्पेसिफिक फोकस होकर बोले कि हमारे ये एक अचीवमेंट है और हम यहाँ पर इतना और आगे इसको विकास को लेके जाएंगे। आप सिर्फ चीजों को भ्रमित करने के लिए धर्म के लेकर, जाति को लेकर या किसी भी एक विशेष चीजों को लेकर आप बात करेंगे तो जनता भ्रमित होने से ज्यादा वो समझती है कि आप उसको जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ लगातार नावेद शिको जी भी जुड़े हुए हैं। नावेद जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी जनार्दन मिश्रा जी जिस बात को कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो इसमें काफी
बाहुबलियों को टिकट मिला है, माफियाओं को टिकट मिला है और जिनका वर्चस्व जो है वो कायम है वहां पर, लेकिन अब जनता कितना उनको वोट देती है तो देखना होगा। लेकिन एक चीज और कि समाजवादी पार्टी महिला सुरक्षा की तो बात करती है लेकिन गुंडागर्दी की बात करते हुए नजर नहीं आती, जिसको लेकर तमाम आरोप लगते आए हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था, उस पर भी कोई समाजवादी पार्टी की कोई तीखी प्रतिक्रिया या किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो और बातें करते हैं, महिला सुरक्षा को बात तो जरूर करते हैं लेकिन महंगाई को लेकर बात नहीं की जाती। तो जो जिस चीज पर हावी है उस पर बात ना करके और अन्य विषयों पर बात की जाती है। लेकिन क्या जनता समझ नहीं रही है? क्या उन्हें लगता है कि जनता को ये सारी बातें समझ में नहीं आती? जी, जनता बहुत समझदार है और वो सब कुछ समझती है और ज्यादा लंबे समय तक वो गलती नहीं करती है। एक भ्रमित होके भावनाओं में आके और झूठे प्रचार में कभी कभी फंस जाती है जनता, लेकिन उसको एहसास बहुत जल्द हो जाता है। समाजवादी पार्टी का जो आपने जिक्र किया, इस बात पे कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं गुंडागर्दी के। उनके वर्कर्स जो हैं उनके अंदर अनुशासन नहीं है, ये आरोप लगते रहे। उनकी पार्टी में कई लोगों ऐसे उनको जगह दी जाती है, उनको टिकट दिए जाते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इस तरह के आरोपों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सपा की सरकारें हम लोगों ने देखी हैं, उन सरकारों में कई इस तरह के क्राइम का रिकॉर्ड अगर देखिए और वर्कर्स का बिहेवियर देखिए, किस तरह की घटनाएं हुई और झंडे लगी हुई गाड़ियां जो है समाजवादी पार्टी की, कई मारपीट और दबंगई की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। देखिए, जो सच है उसको नकारा नहीं जा सकता और कई बाहुबलियों को टिकट देके और उनको पार्टी उनको आरोप लगाना भी चाहिए, क्योंकि प्रतिद्वंदिता में यही होता है, पक्ष विपक्ष में यही होता है कि एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और इसी को राजनीति कहते हैं। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, आरोप लगाने वाले गिरेबान में नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी गुंडाई कम नहीं हुई है, भाजपा में भी ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। रिकॉर्ड अगर देखिए, आंकड़े देखिए, तो बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो भाजपा के कई ऐसे दल हैं, चाहे बजरंग दल हो, उन्होंने मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में इंसानों को मार दिया है, इसको भी गुंडागर्दी कहा जाएगा। भाजपा ने इस पर काबू नहीं किया। ये बात सही है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी यूएसपी, उनका सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा जो है सुरक्षा व्यवस्था का है और वो इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं। और इस बात पे भी कोई शक नहीं है कि जो पेशेवर अपराध है उस पर लगाम लगाई गई है। ये भी सच है कि जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको ऊपर लगाम लगाई गई है, उनको जेलों में डाला गया है, उनके हौसले कहीं पस्त किए गए हैं। लेकिन सच ये भी है कि जाति के आधार पर भी क्रिमिनल, धर्म के आधार पर भी क्रिमिनल्स जो लॉबी है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये भी आरोप लगते रहे हैं कि फलाना जाति और धर्म का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत अच्छी बात है, स्वागत तो सब करेंगे उस बात का, लेकिन कुछ लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बात की भी तमाम इस तरह के आरोप लगते रहे। और जहां तक सुरक्षा की बात है, और इस चुनाव में खासतौर से बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है और कई व्यूज भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें महिलाएं ये बात कह रही हैं कि हमें सुरक्षा मिली। लेकिन अगर आंकड़े देखे जाए, तमाम आंकड़े, सरकारी आंकड़े भी देखे जाए, तो कतई भी सुरक्षा के मामले में और क्राइम के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा उसके पास में रिजल्ट नहीं है। कई आंकड़े तो ऐसे हैं कि पिछली सरकार जो बदनाम थी, समाजवादी पार्टी की सरकारें बदनाम रही हैं क्राइम की वजह से, लेकिन उससे भी बदतर स्थिति है। ये जरूर है कि भाजपा का जो एक अपना प्रचार तंत्र है, PR बहुत हाई है, वो बहुत अच्छा, और उसने इस बात का परसेप्शन बना दिया कि भाई राम राज आ गया, क्राइम तो हो ही नहीं रहा। 9 बजे के बाद महिलाएं निकलती थी तो उनको किडनैप हो जाती थी। मुझे नहीं याद है, हालांकि मेरी भी पत्रकारिता में और इस उत्तर प्रदेश में पूरा जीवन गुजर गया, मुझे नहीं याद है कि बस महिला निकली 9 बजे के बाद और उसको उठा के ले गए। इस तरह का एक लेकिन नावेद जी, आप जैसे कि आपने कहा कि आपने नहीं देखा यहाँ पर कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को मिली, लेकिन इसका विरोध करते हुए भी कभी समाजवादी पार्टी नजर नहीं आई। कभी उसने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार में ऐसा नहीं हुआ, आगे नहीं होगा, इसकी बात जरूर करी गई, लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि ऐसा नहीं होगा। आपने ये सवाल किया है और इस बात को कभी भी इस बात का खंडन, जिस तरीके से आरोप लगाती रही भाजपा और उसका प्रचार तंत्र, उस तरीके से अखिलेश यादव ने इस बात का कभी
बहुत कायदे से जवाब नहीं दिया, बहुत ज्यादा उस पर बल देकर जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की जो प्रचार की स्ट्रेटजी है वो किसी निगेटिविटी में नहीं आना चाहते। वो उनका ये कहना है कि हम किसी भाजपा की किसी नवेश जी, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, सवाल पर बने भी रहेंगे और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहाड़ की जनता ने किसे चुना? किसकी बनेगी सरकार? उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। पहाड़ की जनता ने किसे चुना? किसकी सरकार बन रही है? उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में आज 7वें चरण का मतदान है, जो कि अंतिम चरण भी है और यहां पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। यहां का राजनीतिक समीकरण क्या है, पूर्वांचल का ये मतदान इतना अहम क्यों है, इन तमाम बातों पर हम लगातार चर्चा करें। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। नावेश शिको जी वरिष्ठ पत्रकार है, जनार्दन मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है। नावेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जनार्दन जी की प्रतिक्रिया भी इस पर जरूर लेना चाहूंगी। जनार्दन जी, आपको क्या कुछ कहना है इस बात को लेकर? यशी जी, देखिए कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अगर बात करी जाए तो पुलिसिंग में काफी सुधार हुआ है। जो आंकड़ों की आप लोग बात करते हैं और जो केसेस के जो सामने आने की बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज जो मैंने स्वयं फील की है वो ये है कि आप आज की स्थिति में थाने में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, जो पहले बहुत ही दूभर होता था। दूसरी चीज, जो संगठित माफिया थे उन तक कोई पहुंच नहीं थी, वो किसी भी तरीके से अपने क्राइम को करते थे और उनका कोई आवाज नहीं होती थी। तो वो चीजों पर जरूर एक कड़ा प्रहार हुआ है। आज जो राजधानी में ही कमिश्नरेट को ले लीजिए तो उसमें अब कोई ऐसा फोन करके नहीं बता सकता यहाँ का है, ये हम उसको छोड़ सकते। तो अभी चीजें काफी जो पुलिसिंग में सुधार हुआ है। दूरस्थ क्षेत्रों में भी देखिए वहां पर जो मामले दर्ज ही नहीं किए जाते थे, कई चीजें ऐसा नहीं है, हम लोग तो रोज अखबार के यही सब रिपोर्ट्स करते हैं, तो कई चीजें हैं जो वहां तक पहुंचती ही नहीं थी। तो वो चीजें एक जरूर एक पॉजिटिव वे में निकल के आया है। वही चीज लॉ एंड ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं भाजपा ने अपना मुख्य मुद्दा बनाया है और उसका फायदा उनको अभी तक यहाँ तक जो मिला है और आगे भी इस चरण में जो अंतिम चरण है इसमें भी मुझे लगता है कि अच्छा इसका प्रभाव रहेगा। जी नावेश जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त इस चुनाव में मुद्दा और अपनी इस तरीके से सामने घटनाएं थाने होते थे, जिस तरीके से
जनप्रतिनिधियों का और थानों के साथ में जो ट्यूनिंग हुआ करती थी और जनता की थानों में सुनी नहीं जाती थी, इस बात से मैं सहमत हूं कि जिस तरह ऑनलाइन एफआईआर होती है और कोई इस तरीके के मामले कम ही सामने आते हैं कि हमारे साथ अगर कोई घटना घटी है या हमारे साथ कोई अपराध हुआ है तो हमारी शिकायत दर्ज नहीं की जाए। इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी और शायद यही वजह हो कि ग्राफ क्राइम का भारतीय जनता पार्टी में भी घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है। और इसके पीछे की एक सकारात्मक वजह ये भी है कि क्योंकि अब शिकायतें दर्ज होती है। लेकिन इस बात को लेकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि क्राइम खत्म पूरी तरह से तो कभी नहीं हो सकता है। उतने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है थानों की जितनी अच्छी और जितनी एक ये अपनी पीठ थपथपा रहे विज्ञापन कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज योगी सरकार की जो सबसे बड़ी ताकत है और सबसे अच्छी है, ये भी सच है कि जो पेशेवर अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे हैं, वो भयभीत हैं, उनके हौसले अब बुलंद नहीं है जैसे पिछली सरकारों में होते थे। क्योंकि कई बार ये सच्चाई सामने आई है, चाहे पिछली कोई भी सरकार हो, उसमें कई क्रिमिनल्स ऐसे होते थे जिनका सत्ता से सीधा दखल होता था, जो बेलगाम इसलिए थे क्योंकि उनको सत्ता के हनक की वजह से उनके ऊपर कोई भी पुलिस जो है हाथ रख ही नहीं पाती थी। इन सारी चीजों को देखते हुए कुछ बेहतर चीजें हैं और उस चीज को, कुछ बेहतर चीज को बाजार में लाने और बेच पाने और उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग और की है। लेकिन इन सारी बातों पर विराम कई घटनाएं भी लगाएंगी। उत्तर प्रदेश की रेप की घटनाएं और उन मासूम लड़कियों की घटनाएं, उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता है और विपक्ष तो कभी नहीं भुलाता है। तमाम इस तरह की एक नहीं आधा दर्जन घटनाएं हैं जिसका जिक्र किया जाता है तो दिल रोने लगता है, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही है, उसकी तारीफ की जाएगी और जनता उसका इनाम जरूर देगी और शायद दे रही हो। लेकिन जैसा कि हमारे साथी जनार्दन जी ने कहा कि लेकिन इसके साथ में जो सबसे बड़ा जनता का मुद्दा है, इससे ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी मुद्दा है, इस बात में कोई शक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अगर बेहतर हुआ तो व्यापार भी उन्नति करता है, रोजगार भी मिलते हैं, पर्यटन में भी कहीं ना कहीं तेजी आती है, राजस्व भी आता है, उससे कई चीजें जुड़ी हुई हैं और लोगों को सुकून और शांति बहुत अच्छी चीज है। एक चीज की हमने चर्चा नहीं की, जो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का वो कहना बार बार, उस बात में कोई सच्चाई है। बिल्कुल जनावेद, माफ कीजिएगा नावेद जी, मैं उसी पर आ रही थी। मैं उसी पर आ रही थी कि वो लगातार अब इस बात को कहना नहीं भूलते कि कांवड़िया जो है वो जा पा रहे हैं, हम हर एक त्योहार मना पा रहे हैं, कहीं पर अब दंगों की खबरें नहीं आती, तो कहीं ना कहीं वो अपने भाषण में इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसका साफ सीधा मतलब है कि वो यही कह रहे हैं कि भाई राम राज्य आ गया है। नहीं, बिल्कुल बात सही है और इस बात को कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि हम लोग अखिलेश यादव की सरकार की बहुत सारी तारीफें करते हैं, तारीफ करने लायक है। जो योजनाएं उन्होंने दी उसको कोई नहीं भुला सकता है, भाजपाई वर्कर भी उसको नहीं झुठला सकते हैं। लेकिन इस बात को भी नहीं भुला सकते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में जितने जबरदस्त सांप्रदायिक दंगे हुए, ये बड़ा कलंक थे और इसको भी दोहराया जाएगा। नावेद जी, अब वापस इसी पर हम बात करेंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 7वें चरण के मतदान को लेकर, जो कि आखिरी चरण भी है और क्या कुछ राजनीतिक समीकरण है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चौल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहाड़ की जनता ने किसे चुना, किसकी बनेगी सरकार, उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल, उत्तराखंड का किंग कौन, 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार बात करें हम 7वें चरण की, जहां पर मतदान सुबह आज 7 बजे से जारी है, शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। 9 जिलों की 54 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि
कुछ ऐसी भी जगह है जो कि नक्सलवादी है, जहां पर शाम 4 बजे तक ही मतदान होना है। बाकी की 51 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से वोट की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट करने की अपील की है। अखिलेश यादव ने भी और मायावती ने भी ट्वीट किया है और जनता से ज्यादा वोट करने की अपील की है। राजनीतिक समीकरण क्या है, ये लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनार्दन मिश्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ दावेद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनार्दन जी, मैं आपका रुख करूंगी। आपसे जानना चाहती हूं मैं कि इस बार अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो काफी मंचकर बाहर निकले हैं। उन्हें अब जो कहते हैं कि कच्ची राजनीति होती है, वो कच्ची राजनीति छोड़कर अब उनको पता है कि अब किस तरीके से हमें चीजों को हैंडल करना है या किस तरीके से अब अपनी बात को रखना है। अब उनके भाषण अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक मंझे नेता के तौर पर वो बाहर निकले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन पर जो आरोप लग रहे थे गुंडागर्दी के या माफियाओं को संरक्षण देने के, उन आरोपों को वो खारिज करते हुए नजर नहीं आए कहीं भी, और साथ ही साथ उन्होंने इस पर कभी फोकस भी नहीं किया है। अगर बाहुबलियों को टिकट देने की बात हो तो वो उनको भी टिकट मिला है, ना ही उन्होंने कभी इसका कुछ रिवर्ट दिया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आखिर क्या वजह है? अगर आप इतना मंचकर बाहर निकले हैं तो जो आपकी ये सारी चीजें हैं उन पर आपने कभी फोकस क्यों नहीं किया, या फिर आप नहीं करना चाहते, या आपको लगता है कि इन लोगों से ही पार्टी की मजबूती जो है वो बनी हुई है? यशी जी, देखिए, अति उत्साहित जो कार्यकर्ता हैं उनको संयमित रखने के लिए, अनुशासित रखने के लिए जो शीर्षस्थ नेता हैं उनको जरूर संदेश भी देना चाहिए और उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन जो आपने अभी कहा कि जैसे समाजवादी पार्टी पर एक आरोप लगता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर वो लोग इतने संजीदा नहीं रहते हैं। अभी आपने देखा कि करहल से अखिलेश यादव स्वयं वहां पर चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर भाजपा नेता की जो काफिला उसमें प्रहार किया गया। उस पर कोई भी समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता आकर उस चीज का खंडन या उस चीज को ये भी नहीं उन्होंने बोला कि ये गलत किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको उल्टा ही छुट्टा जानवर, आवारा जानवर और सारी चीजों से जोड़ा गया। उसका मतलब एक तरीके से वो बनाया गया। तो देखिए, ये चीजें थोड़ा सा गंभीरता को कम करती हैं जब आप एक प्रदेश स्तर के एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए उसमें आ जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारा करहल और उस क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रभुत्व है, आप कहते हैं कि हम वहां पर अगर नहीं भी पहुंचते तो जीत जाएंगे, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर विपक्षी नेता से लोग विरोध में हैं, उसको नहीं वो कर रहे हैं, तो उस पर हमला करना या उसके तरह ये करना, ये चीजें अगर यहीं पर अखिलेश यादव या उनके जो और भी पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं उस चीज की निंदा करते या उस चीज को वो करते तो एक बड़ा मैसेज जाता, ना सिर्फ पार्टी में, पूरे समाज में मैसेज जाता कि नहीं, ये चीज जो पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन वहां पर सभी शांत रहे, उस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। तो देखिए, परसेप्शन कुछ तो जनता, जैसा अभी नावेद जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि आंकड़े बताते हैं कि कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हो पाया, लेकिन जो पब्लिक में एक परसेप्शन है कि भाजपा के आने के बाद में कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हुई है, लोग जो पुलिस है हमारी सुनने लगी है, अब हमें उस चीज में आंकड़े कह रहे हैं कि उतना सुधार नहीं हुआ है, लेकिन जो परसेप्शन बन गया उसी तरह एक परसेप्शन बना दिया गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो रहता है। जो उनके अति उत्साहित कार्यकर्ता हैं वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते। नावेद जी बहुत अच्छी इस पर टिप्पणी करेंगे, मुझे आशा है। जनार्दन जी, अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी के बेटे का बयान आया था कि मैंने तो कह दिया है अखिलेश जी से कि अगर हमारी सरकार आती है तो किसी के तबादले 6 महीने तक नहीं होंगे, सबका हिसाब किताब किया जाएगा। तो इस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं और उसके बावजूद भी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जो कि काफी निराशाजनक है। जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय आप लोगों ने उठाया है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के पुत्र की टिप्पणी आई है सामने, मैं समझता हूं ये बहुत आगे के खतरनाक संकेत देने वाली टिप्पणी है और इसको जितनी गंभीरता से लिया जाए कम होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े माफिया डॉन के वो बेटे हैं और उनका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। और जिस तरीके से वो खुलेआम
यूपी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर मजबूत, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है और मजबूत है भी, और जिस तरह से माफियाओं पे शिकंजा उन्होंने किया, उसके बावजूद एक माफिया पुत्र इस नावेद जी, आप बहुत माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अनुप्रिया पटेल क्या कुछ कह रही है वो भी सुन ने बढ़त बनाई है। 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं, बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। वेस्ट यूपी के किसान तो यहाँ पर अपना दल एस अनुप्रिया पटेल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा है कि भाजपा सिर्फ बातें नहीं करती, जमीनी हकीकत पर काम करके भी दिखाती है। नावेद जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मुख्तार की बेटी का जिस तरीके से बयान आया, मैं समझता हूँ ये बहुत ही खतरनाक है और आने वाले समय के लिए बड़ा भयावह है। मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे बहुत कुछ चीजें साफ हो जाएगी। मेरे एक जानने वाले हैं, वो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और वो भी यही बात कहते हैं कि वो अखिलेश यादव को एक अच्छा नेता मानते हैं, लेकिन उनका जो संगठन है और बेलगाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, जिनके बातें और अनुशासनहीनता और उनका पूरा समाजवाद का जो परिवार है उसके ऊपर वो भी विश्वास नहीं करते। उन्होंने एक बात मुझसे कही, उन्होंने कहा कि भाई चुनाव हो रहा है, कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। बाय द वे, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? ये समाजवादी आदमी कह रहा है, जो समाजवादी पार्टी को वोट देता है, वो ये कह रहा है कि आप लोग पत्रकार हो, अखिलेश यादव जी से आप लोग का आमना सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम चीजों में होता होगा। अगर ये मेरा संदेश पहुंच जाए कि समाजवादी पार्टी बाय द वे जीतती है, तो उसके बाद जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं का और उनके नेताओं का और मुख्तार के बेटे जैसे लोगों का जो बिहेवियर है, तो अखिलेश जी से ये जरूर ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि भैया इस बात का आप संतोष जरूर दीजिएगा कि कोई ऐसा विजय जुलूस नहीं निकले, कोई अति उत्साही कार्यकर्ताओं को इतना बेलगाम। नावेद जी, शायद यही वजह कि हाल ही में हमने इसकी बानगी भी देखी कि बोर्ड के 3 बार कलर बदल दिए गए। अधिकारियों में इतना खौफ है, उनको लग रहा है कि अगर समाजवादी की सरकार आती है तो हमारे साथ क्या होगा। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि मतलब सरकार बनने से पहले ही कोई गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए। मतलब बेलगाम लोग जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कम से कम जिस तरीके से आप एक शीर्ष नेता हो, जिस तरीके से आप सरकार चलाई, आपने और कुछ बेहतर काम भी किया, लेकिन अनुशासनहीनता इतनी ज्यादा है कि लोगों को डर लगता है। बार बार ये बात कहते हैं कि सपा सरकार में अगर आती है तो कहीं ना कहीं कुछ बेलगाम लोग नजर आते हैं। और नावेद जी, ये मामला तो क्योंकि काफी हाईलाइट हुआ था, चूंकि ये बोर्ड्स बदलने वाला, अभी एक मामला भी कल का ही है शायद, कि उन्नाव में भी एक पार्क है, उसके कलर चेंज कर दिए गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इतना खौफ आपने क्रिएट कर दिया है। क्योंकि पहली बात तो इतने सारे गुंडा राज, दूसरी चीज ये कि गुंडागर्दी के आरोप आप पर लगते आ रहे हैं और बाहुबलियों को आपने टिकट भी दे रखा है। उसके बाद जब वो ऐसे बयान भी दे रहे हैं कि भाई 6 महीने तक कोई तबादला नहीं किया जाएगा, सबका हिसाब किताब होगा, तो जाहिर सी बात है कि भाई अपनी 10 मार्च को क्या होने वाला है ये मैं और आप नहीं जानते हैं। तो इसके बाद अगर सरकार आती है तो क्या होगा? लोगों के मन में डर खौफ अभी से स्थापित कर दिया गया है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस पर काम करना चाहिए। यादव को इस पर काम करना चाहिए और एक बात जरूर उनको गौर करना चाहिए कि अखिलेश यादव की तमाम बातें अच्छी हैं और हम सब तारीफ करते हैं। अखिलेश यादव ने कोशिश की अपनी पार्टी में कि वो उनके जो आरोप लगते रहे कि यादववाद और मुस्लिमवाद को कुछ कम किया जाए, उस कलंक को धोया जाए। उन्होंने टिकट कुछ इस तरह की जाति और धर्म के लोगों को कम दिए और एक पूरा एक समाज, ये अच्छी बात है। इसके अलावा परिवार, पूरा परिवार उनका जो है, जिस तरीके से टिकट जब बंटवारा होता था, जिस तरीके से हर आदमी नजर, कई कैंडिडेट्स ऐसे होते थे जो उनके परिवार के होते थे, उसमें कुछ उन्होंने लगाम लगाई। इस तरह कुछ उन्होंने अच्छी चीजें कही हैं और सब समाज को लेने की बात वो करते हैं। तो एक उनके लिए एक बड़े नेता साबित होने के लिए उनके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है और उनको अपने कार्यकर्ताओं से और अपना जो उनका विधायक प्रत्याशी हैं और संगठन है, उनको इस बात की बार बार हिदायत देनी चाहिए कि जो कलंक है अनुशासनहीनता का और जो गुंडागर्दी के आरोप लगते हैं उसको बिल्कुल नावेद जी, जो कलंक है उसे मिटाने का काम करना चाहिए, ना कि उसमें और दाग लगाने का काम करना चाहिए। मैं वापस आऊंगी जनार्दन जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी और यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी के रण के आखिरी चरण की 7वां चरण, मतदान जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 5 राज्य, 690 सीटें और सैकड़ों उम्मीदवार,
कौन बनेगा किंग, किसे मिलेगी हार। राज्यों के चुनावी महासंग्राम में जनता ने बनाई किसकी सरकार। देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल, राज्यों का किंग कौन। 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। 7 मार्च पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश। कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान। सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहाड़ की जनता ने किसे चुना, किसकी सरकार बन रही है। उत्तराखंड का अगला सीएम कौन। देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल, उत्तराखंड का किंग कौन। 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं यूपी के आखिरी चरण की और लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और क्या कुछ जानकारी अलग अलग जिलों की है ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं और राजनीतिक समीकरण क्या है ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। और इसी बीच आगे उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, लेकिन रायपुर से आपको खबर बता देते हैं जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी इस बजट सत्र की शुरुआत। और दिवंगत हुई प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल तृतीय अनुपूरक बजट करेंगे पेश। करीब 6000 करोड़ का होगा अनुपूरक बजट। पच्चीस मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। विपक्ष की ओर से 10 काम रोको प्रस्ताव दिया गया है। रायपुर से खबर जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। और लगातार बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले आज मतदान को लेकर और यहां का राजनीतिक समीकरण क्या है इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए जनार्दन मिश्र जी का रुख कर लेते हैं। जनार्दन जी, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब वो खौफ भी काफी स्थापित होने लगा है लोगों के मन के अंदर कि अगर सपा की सरकार आ जाती है तो आगे क्या होगा, इस तरीके के सवाल जो है वो उठने लगे। एक आकलन है जो मैंने अभी तक देखा है इस चुनाव में, उसमें दो जो बाकी पार्टियां हैं वो जरूर अपना एग्जिस्टेंस रखती हैं, अपना प्रभाव रखती हैं, लेकिन चुनाव कहीं ना कहीं दो तरीके से दो पक्षों में बढ़ चुका है मेजर उसमें। और उसमें दो लोग हैं, एक जो भाजपा के साथ हैं या भाजपा के विरोध में है। वो हो सकता है कि बसपा में है तो लेकिन वो देंगे वोट भाजपा के विरोध में। तो इस तरीके में कुछ उनके अपने मुद्दे हैं, महंगाई ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, कुछ भी है, लेकिन कुछ लोग उसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, कुछ लोग उसी चीज की बुराई कर रहे हैं। तो ये एक माहौल ऐसा बन चुका है जहां पर मुद्दे एक क्षेत्र को फोकस करते हुए लिए जा रहे हैं। आपने देखा पिछले चरण में जो जहां पर अयोध्या थी, जहां पर चित्रकूट था, जहां पर धार्मिक स्थल से ज्यादा जुड़े हुए सारे क्षेत्र थे,
तो वहां पर भाजपा ने सबसे पहले अपने राम मंदिर की बात को करा, उन्होंने धार्मिक क्षेत्रों की विकास की बात को किया, धार्मिक पर्यटन की बात को बढ़ाया। तो ये चीजें देखिए, क्षेत्र को लेकर जो मुद्दों को दिया जा रहा है, और पूर्वांचल भाजपा को सत्ता मजबूती से देने में सबसे बड़ा सहायक था। इस बार भी वो यही प्रयास कर रहे हैं कि वो जो उनकी एक जो सबसे बड़ा पिलर था उसको वो कैसे बचा सकते हैं। आजमगढ़ पर देखा आपने, आजमगढ़ पर समाजवादी पार्टी अपना अधिकार बोलती है कि हमारा तो ये एक पुराना एक क्षेत्र है, हम इसमें फिर से वापस आएंगे। तो ये मुद्दे जो हैं एक एक क्षेत्र के वहां से लिए जा रहे हैं और अपनी चीजों को वहां पर मजबूती से रखा जा रहा है। भाजपा के लिए जैसे ये अभी आपने देखा कि बेरोजगारी को लेकर उन्होंने बोला कि हम जो नौकरियां हमने दी, पहले वाले दावे फेक थे, वो यही चीज विरोध वाले भी कह रहे हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक बात है लॉ एंड ऑर्डर की और जो बेरोजगारी की और महंगाई की, इस पर जनता वोट करने वाली है। जी नवीन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार की जो राजनीति है उसका स्तर काफी गिर गया, जैसे कि अभी जनादत जी भी कह रहे थे कि काफी स्तरहीन राजनीति कहा जाएगा कि की गई है, चाहे वो बुलडोजर की राजनीति हो, चाहे वो अब्बा जान अम्मी जान चचा जान वाली राजनीति हो। इस बार कोई भी पराकाष्ठा छोड़ी नहीं गई है, सबने अपना अपना लाइन क्रॉस करके कुछ ना कुछ कहा ही है। लेकिन यहाँ पर ये राजनीति का स्तर अगर दिन ब दिन ऐसे ही गिरता जाएगा तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। भाषण की मर्यादा आप भूल जाएंगे, जनता आपको क्यों सुनेगी? बिल्कुल, दोनों हर तरफ से ऐसा हुआ है। खासतौर से जो बात हो रही है कि बाइपोलर है चुनाव, और दोनों जो ताकतें, बड़ी ताकतें जो आपस में लड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इसके शीर्ष नेताओं ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसे कंटेंट लेके आए जो बेर सिर पैर के। एक मैं तारीफ कांग्रेस की करना चाहता हूं कि कांग्रेस इस चुनाव में बहुत ही अच्छे तरीके से, भले ही उसका कुछ जनाधार ना हो या जीते हारे वो सेकेंडरी बात है, लेकिन प्रचार में जिस तरीके से लीड किया प्रियंका गांधी जी ने, उनके अगर भाषण आप सुनिए तो बड़ा संयमित हैं और बहुत साफ सुथरे हैं, और उनके भाषणों में न धर्म है न जाति है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है और यहाँ की खासतौर से विधानसभा चुनाव में धर्म और जाति हमेशा हावी रहती है, और आज भी जो चुनाव हो रहे हैं उनमें कहीं ना किसी रूप में अखिलेश यादव भले ही खुल के ना कहे, लेकिन उनका पूरा आधार जो है वो जातिगत ही है, उनकी बिसात जो है वो जाति पर ही आधारित है। भले ही वो बुलडोजर की बात कहें कहीं ना कहीं, और ये बात क्या है कि हम क्रिमिनल्स को कह रहे हैं, अब अपराधियों के खिलाफ लगाम का प्रतीक के तौर पर बुलडोजर को हम पेश करें, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है, दुनिया समझती है। वो एक धर्म विशेष को लेकर कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण का जो भाजपा माहौल बनाती है, या समाजवादी पार्टी किस तरीके से जाति की गंदगी का माहौल बनाती है, इस तरीके से जो केंद्रीय चुनाव हो गया, इससे अलग हटके कांग्रेस की में प्रियंका गांधी जी के जो भाषण हैं उनमें कहीं भी काफी सधे शब्दों का इस्तेमाल करती है नवीन जी, वो काफी सधे शब्दों का, सोफिस्टिकेटेड भी कहीं ना कहीं उनके भाषण लगते हैं। जी बिल्कुल, तारीफ करनी पड़ेगी। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जनता इस बात से बहुत खुश नहीं है, वो मजबूरी में भले ही किसी को वोट दे दे, लेकिन जनता रोजगार के लहर में जाना चाहती है, उस पर चर्चा चाहती है। जनता चाहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उतने रोजगार नहीं दिए, भाजपा सरकार ने अगर उसकी देने की आगे की मंशा है तो उसका प्लान बनाए, उस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो। मतलब चर्चाएं तमाम तरीके के, एक स्लैब होता है, जब हम मंच तो मुझे एक सीमित समय मिला है। ठीक है नाविद जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपी का रण, आखिरी चरण, 7वें चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। चर्चा आगे भी जारी रहेगी मेरे सहयोगी शांतनु के साथ। चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं